Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Editorial Analysis. तो हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. Today we'll talk about India South Korea bilateral partnership. काफ़ी अच्छा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है इसे लेकर. And as the presidential elections are coming up, there's a good article in today's paper with the president not a mere rubber stamp. तो ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हम कवर करेंगे. एक आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड द सेकेंड आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉलिटी इज कंसर्न. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं. इंडिया साउथ कोरिया बायलेटरल पार्टनरशिप. ना जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, स्पेसिफिकली इफ वी थिंक अबाउट इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में साउथ कोरिया को हम फोर्थ पिलर भी कह सकते हैं. इट हैज़ दैट मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो पास्ट में इंडिया और साउथ कोरिया के बायलेटरल रिलेशंस कैसे रहे हैं, एक बार इसके ऊपर नज़र बनाते हैं ना. अगर हम लास्ट 5 इयर्स देखें तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी डाइवर्जेंस हमें देखने के लिए मिली इन टर्म्स ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So there were a lot of divergence in terms of the national objectives. They've experienced this. Now, there's a clear drift by South Korea away from the multilateral security initiatives like US, United States का जो multilateral security initiatives हैं, उससे clearly साउथ कोरिया ने ड्रिफ्ट आउट किया है. जैसे कि क्वाड का हिस्सा नहीं है साउथ कोरिया. US, Australia, India, Japan, these four countries are part of South Korea. Sorry, they are part of Quad, but South Korea is not. तो एक तो ये है कि जो मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं उससे क्लियरली साउथ कोरिया ड्रिफ्ट करता है. नाउ इसके बाद ट्रेड की अगर हम बात करें, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया वाज स्लगिश. कोई ज़्यादा मेजर बड़ी इनफ्लो इन्वेस्टमेंट की साउथ कोरिया से इंडिया के पास नहीं आई. सिमिलरली वी वर ट्राइंग, बोथ द कंट्रीज वर ट्राइंग कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो अपग्रेड हो सके, बट वो भी नहीं हो पाया. 2020 में इंडिया और साउथ कोरिया ने एक रोड मैप साइन किया, रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन. बट अगैन यहाँ पे भी देयर वाज नॉट अ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट. इसकी वजह से ये भी पूरा नहीं हो पाया. Even during the Moon Jae-in's presidency in Korea, जापान एंड साउथ कोरिया वर एट लॉगरहेड्स. तो उस टाइम पे बहुत ही कम स्कोप रह गया था टू स्ट्रेंथन द ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. जो इंडिया साउथ कोरिया और जापान का जो ट्राइलेटरल डायलॉग है, इसे भी स्ट्रेंथन हम नहीं कर पाए. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 years there were so many challenges, there were so many divergence in terms of the objectives of both the countries. However, we see that there is a new shift in South Korean policy now. As the newly elected Korean president Yoon Suk Yeol, he has brought about a paradigm shift in the South Korea's foreign and security policies. अब न्यू प्रेसिडेंट के बाद वहां पे एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है, एक पॉलिसी शिफ्ट देखने के लिए मिला है. He has proposed that South Korea should step up to become a global pivotal state, anchored with liberal values and rule based order. This statement is very self explanatory in its own sense. Globally, a pivotal state which is anchored in the liberal values and which is, on rule based order. So now South Korea is showing the willingness to become global pivotal state and to play that active role in the regional affairs. And for that, you're bound to create some multiple opportunities for the multidimensional India and Korea partnership. There are many opportunities ahead for South Korea. There is South Korea's strategic policy shift that will correct its tilt towards China, and it will ultimately bring new economic opportunities for both the countries.
Plus, there is this emerging strategic alignment, which is in creating a new convergence of capabilities. चाहे वो economic cooperation हो, public health हो, green growth हो, digital connectivity हो, trade हो, इन सब में अब हमें there's a new scope, there is new capabilities of convergence. Apart from this, साउथ कोरिया के अगर हम डिफेंस ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें भी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है. नाउ देर आर सम न्यू डोर्स ऑफ कोऑपरेशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो कि पहले नहीं थे लेकिन अब वो इमर्ज हो चुके हैं. देर आर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, there's modern combat systems. These are new domains for the next level of cooperation between India and South Korea. ऑल्सो जब इंडियन ओशन की हम बात करते हैं तो साउथ कोरिया की पार्टिसिपेशन इन सच काइंड ऑफ मेटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज या फिर कोई और एक्सरसाइज, इससे इंडियन नेवल फुटप्रिंट जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, साउथ कोरिया के पार्टिसिपेशन के साथ ये स्ट्रांग होगा. Also, the shift in South Korean policy will enable a strong India, South Korea, and Japan defense policy coordination. So that is one thing. आफ्टर दिस, अब जो जैसे कि हम कह रहे थे कि जो शिफ्ट साउथ कोरिया की पॉलिसीज में आया है, इससे इंडिया, जापान और साउथ कोरिया आपस में इनकी जो डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशंस हैं ये भी इफेक्टिवली इंप्रूव होगी. एक न्यू जॉइंट सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज यहाँ से निकल के आ सकती हैं. Also, South Korea could be the fourth pillar in India's Indo Pacific strategy with Japan, Australia, and Vietnam. Already, Japan के साथ, Australia, Vietnam, these are important pillars for India. इसी के साथ साथ अब साउथ कोरिया एक फोर्थ पिलर बन सकता है. अब साउथ कोरिया अगर एक लीडर निकल, सी इट्स ऑलरेडी अ लीडर इन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैपेबिलिटीज, आउटर स्पेस एंड स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कैपेबिलिटीज, ये ऑलरेडी साउथ कोरिया की एक लीड है इसमें. साउथ कोरिया इज अ लीडर इन ऑल ऑफ दिस. सो नाउ India can help South Asia, South Korea to withstand the China's pressure and also the North Korean threats also. So how is South Korea's relationship with other countries apart from India? तो एक तो यहाँ पे यूएस फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है. पास्ट में मिस्टर ट्रम्प was unconvinced about the relevance of US in Korea's partnership, and therefore they discussed the withdrawing of US forces from South Korea. इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का अगर हम देखें तो साउथ कोरिया का पीस प्रोसेस नॉर्थ कोरिया के साथ है, एंड इट completely collapsed because North Korea conducted more missiles and nuclear tests, and that led to regional tension. So now any breakout of hostilities on the Korean peninsula can derail South Korea's Indo-Pacific project. यहाँ पे चाइना की इंपॉर्टेंस भी आ जाती है. During Moon's presidency, South Korea was forced to sign the 3 No agreement with China. And in that, Korea agreed to no additional termination high altitude area defense deployment, no participation in US missile defense network, no establishment of trilateral military alliance with US and Japan. So that is the situation. And here you can see the nearness and the convergence of South Korea with that of India. So it is important. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट नॉट अ मेयर रबर स्टैम्प. सो देखते हैं ये इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है. सी, सबसे पहले जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ये पता होना जरूरी है. नॉमिनल हेड ये टर्म यूज की जाती है. इसे लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कोट किया था दैट प्रेसिडेंट इज मेयरली अ नॉमिनल फिगर हेड. प्रेसिडेंट की अपनी खुद की कोई डिस्क्रिशन नहीं है. प्रेसिडेंट के पास खुद के लिए कोई पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल फिगर हेड. So this is what Dr. B.R. Ambedkar quoted, that our president is merely a nominal figurehead and has no discretion and powers of administration.
यही अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 53, it says that the executive power of union shall be vested in president and shall be exercised by him directly or through the officers subordinate to him in accordance with the constitution. तो अगर हम इसे ब्रेक करके देखें तो इट सेज दैट कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट की गई है, बट प्रेसिडेंट विल ईदर डायरेक्टली और will exercise his power or through the officers or subordinate to him. It basically means that president will exercise these powers only on the aid and advice of the council of ministers. जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करेगा, डिसाइड करेगा, अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब इलेक्शन की बात हो रही है, बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। सो मेथड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट है, हम नहीं वोट करते हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे वोट किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमएलएज हैं, दे विल वोट, एमएलएज, एमपीज, they will vote for the election of president. Therefore, we say that president is indirectly elected. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के प्रिंसिपल को यूज करते ये जो इलेक्शन है ये किया जाता है। बिफोर द वोटिंग कम्स द नॉमिनेशन स्टेज, जिसमें जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दे हैव टू फाइल देयर नॉमिनेशन, एंड नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजर्स के साइन की जरूरत होती है और 50 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। ये आप काफ़ी डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं, दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ना हमें इस आर्टिकल में क्या देखना है, इसके अलावा आर्टिकल 54 भी है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स वो होंगे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट्स एंड यूटीज की असेंबलीज के हैं वो होंगे। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड यूटी असेंबलीज। फिर यहाँ पे हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है, and that is calculated by dividing the total population of the state by the total strength of the assembly, and then this entire quotient is divided by 1000. 1971 सेंसस के अकॉर्डिंगली स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आती है दी वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो वोट वैल्यू है 208 है, पंजाब में ये वैल्यू 116 है, उत्तराखंड में 64 है। आर यू सीइंग दैट? क्या वेरी कर रहा है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ बदलती है वोट वैल्यू। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, दिस इज कंडक्टेड एंड इट इज ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग डाउन टू द मेन क्वेश्चन जिसको लेकर हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अ मेयर रबर स्टैम्प? देखिए, जो हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है वहां पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल फैक्टर है, एंड इट गिव्स प्रेसिडेंट अ मोरल अथॉरिटी। अनलाइक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, but still the election of a president is a very crucial factor, and therefore that gives the president a moral authority. However, president does not exercise their executive authority
डायरेक्टली वी से दैट कि प्रेसिडेंट तो खुद से कुछ नहीं कर रहे, उनको तो एड एंड एडवाइस पे चलना पड़ता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा उसके बेसिस पे. बट president can disagree with the decision. President can caution them. President can counsel them. President can ask cabinet to reconsider the decision. But however, if cabinet after reconsideration sends the same proposal back without any change, then the president will have to sign it. Ultimately, this is because cabinet is responsible for government's decision, and president is in no way personally responsible for those decisions. President only approves the one. President is not personally responsible for the effects of those decisions. बट यहाँ पे अगर हम ब्रॉडर व्यू देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को फ्रीडम देता है ऑन ब्रॉडर व्यू ऑफ थिंग्स विच आर बेसिकली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द नैरो पॉलिटिकल व्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब इनको हम दो चीजों से देख सकते हैं. पहली चीज, प्रेसिडेंट की ओथ में ये कहा गया है द प्रेसिडेंट शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. Also, that president shall devote himself or herself to the service and the welfare of the people of India. So this is something, a broader view, which is basically uninfluenced by the narrow political view of executive. Also, there were presidents like Rajendra Prasad, Sarvapalli Radhakrishnan, who openly differed with the government on certain policy issues. And this, by this they could exert their influence on the government. So president can definitely exert their influence on the government. It is possible for a president to intervene on behalf of the citizens against the tyranny and the executive pursuit, right? So overall, in this article, and rather keeping everything in mind, we should not agree with this. We should rather say that president is not a mere rubber stamp. If you understand the responsibilities, the role of president in the broader manner. So that was all for this video. आज के वीडियो के लिए इतना ही. I will see you all in my next one. Thank you so much. Thanks for watching.